दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे रामपुर की सियासी अखाड़े में दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। आजम के गढ़ में भाजपा की जया प्रदा के लिए प्रचार के लिए वो मैदान में उतरी हैं। उन्होंने आज आंसुओं पर लाठी वाला प्रहार किया। तो वहीं अब गढ़ बचाने के चैलेंज में अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंचे और आजम खान के साथ एक मंच से हुंकार भरी। ऐसे में सवाल है कि कौन किस पर भारी है। कहीं रामपुर के अखाड़े में आने वाले दिनों में अखिलेश यादव ने देर तो नहीं कर दी वहां आने में, क्योंकि पूर्व सांसद जया प्रदा रामपुर में 16 संग्राम को आजम बनाम जया प्रदा जरूर कर दिया है। इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नवाबों की धरती पर सियासत का अखाड़ा। आजम के गढ़ में किसने खेल बिगाड़ा? रामपुर उपचुनाव की रणभेरी। क्या अखिलेश यादव ने कर दी देरी? चुनावी चाचा, छोटे नेता, उनको चुनावी चाचा बना लिए और चुनावी चाचा ने उनको छोटे नेता बना लिया, लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनाने वाली है। जो मुसलमान महिलाओं को उन्होंने जुल्म किया, जो गरीब लोगों के आंसू उन्होंने कदर नहीं किया, मैं महिला होते हुए मैं रामपुर को कभी भूला ही नहीं। ये हाथ पूरे हो गए, तुम्हारे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए भीख मांगते कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दे सको, तुम्हारे हाथों में झाड़ू न आए, पोछा न आए और तुम दरी बिछाने वाले न बनो। रामपुर की जंग में कौन किस पर भारी? जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हमने नहीं किए, यही तो कहा है उन्होंने। ये तो सच्ची बात है। जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आजम खान ने नहीं किया। रामपुर में 16 संग्राम, आजम वर्सेस जया प्रदा। उत्तर मांगे प्रदेश। तो रामपुर में 16 संग्राम छिड़ गया है और यहां पर जया प्रदा की एंट्री हुई है। और जया प्रदा पर आजम खान ने टिप्पणी क्या की थी वो सभी को याद है, बहुत बवाल हुआ था। आजम खान पर जया प्रदा बरसी हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान ने लोगों पर अत्याचार किया, आजम को महिलाओं के अपमान का अभिशाप लग गया, ये जया प्रदा ने कहा है। सपा में परिवारवाद की राजनीति होती है और आजम खान घड़ियाली आंसू निकाल रहे हैं और आजम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जया प्रदा ने कहा। और जया प्रदा को एक अभद्र भाषा झेलनी भी पड़ी थी। आजम खान पर भगवान की लाठी चली, ये जया प्रदा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ने शिवपाल को पेंडुलम बना दिया और आजम चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उन पर ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो रो रहे हैं, जबकि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल ही हमेशा किया है। अब चलिए चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि रामपुर में ये जो आंसुओं पर लाठी बरस रही है या बयानों की लाठी चल रही है, उसका क्या इंपैक्ट दिख रहा है। हमारे साथ अशोक पांडे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, सपा प्रवक्ता, और हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों से आजम खान लगातार इमोशनल हो रहे हैं, भावुकता वाला कार्ड खेल रहे हैं, उन सब के बीच जया प्रदा की एंट्री क्या बहुत सोच समझकर करवाई गई है कि जो विक्टिम कार्ड अगर वो खेल रहे हैं तो उन्हीं का एक विक्टिम रामपुर में उतार दिया जाए? पूरे देश ने उस बयान की भर्त्सना की थी जो आजम खान ने जया प्रदा को कह दिया था। देखिए, निश्चित रूप से जो जया प्रदा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, खतौली और रामपुर में हर वो तुरुप का इक्का चल देना चाहते हैं। हमारे साथ दीपक मिश्रा हैं जो आजम खान इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और जया प्रदा वहाँ उतार दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं और क्या आपको लगता है? देखिए, आजम खान साहब दरअसल अपना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विशेषकर रामपुर की जनता के दुख और दर्द को स्वर दे रहे हैं। रोएंगे हम जार जार, कोई हमें रुलाए क्यों। सरकार बनी है माननीय गणतांत्रिक व्यवस्था में, माननीय गणतंत्र के जितने भी नागरिक हैं सबकी सुरक्षा के लिए या सबको प्रताड़ित करने के लिए। तो इसलिए आजम जी के रोने में आप पूरे गणतंत्र के रोने को देख सकते हैं
और जहाँ तक जया भाजपा तो कह रही है कि आजम ने सबको रुलाया है, वो क्या रो रहे हैं अब, क्यों जार जार रो रहे हैं जब दबाव पड़ रहा है? अच्छा, ये बात भाजपा कह रही है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर हमारी बेवफाई का। रौन डाला बूतो टले जिन्होंने समूचे लोकतंत्र को, वो दावा कर रहे हैं आज रहनुमाई का। आप ये बताइए, भाजपा का पूरा इतिहास आप देखिए, इतना क्रूर शासन तंत्र मुझे लगता है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने भी नहीं चलाया होगा। वो एक विधायक हैं, चुने हुए जन प्रतिनिधि रहे हैं लंबे समय तक, और उनके साथ ऐसा व्यवहार, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी के साथ इस तंत्र में क्या होता होगा। यह तंत्र पूरी तरीके से लोग को कुचलने पे आमादा है। और जहां तक आजम है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार में हमारा ऐसा होता तो बच्चा भी पूछ कर पैदा होता कि आजम खान साहब पैदा हूं या नहीं हूं। आजम जी के भाषण की एक शैली है, वह अभिव्यंजना में बातें करते हैं, बिना पृष्ठभूमि के उनके भाषण को इस तरीके से रेखांकित नहीं किया जा सकता। और जहां तक जया प्रदा जी का प्रश्न है, तो यह सरकार की एक नीति रही है कि वह जानबूझ के सवालों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे चेहरों को उतारती है जो एक रूपक सजाते हैं। ठीक है, रूपक सजा मतलब दूसरा रूपक सजाए और अभिव्यंजना में बात करते हैं आजम खान। वीरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, दीपक जी बने आपके साथ। अशोक पांडे जी, आपने सुना, हालांकि दीपक जी अभी तक पीएसपीएल की ब्रांडिंग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि परिवार एक हो गया है तो सपा में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभिव्यंजना में जो बातें आजम खान कह देते हैं उस पर आप लोग हाय तौबा मचा देते हैं, और आप लोग लोकतंत्र को कुचलने वाले अलग लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आजम खां पर भगवान की ही लाठी नहीं चली है, अल्लाह की भी लाठी चली है। उन्होंने अपने ही संप्रदाय के लोगों की, किसानों की जमीन को हड़पा था, उसका मुकदमा चल रहा है। उन्होंने अनर्गत प्रलाप किया था, अगर उनकी सदस्यता गई है तो इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी की भी गई है। हम किसी के ऊपर आपातकाल वाली बात नहीं करते, हम जमहूरी निजाम में, लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं। और आजम खान साहब तो डंडा से अपनी भैंस बजवाने का काम करते हैं। जब सरकार आती है वो अधिकारियों से जूता बदवाने का काम करते हैं, जिस तरह का नरगत प्रलाप करते हैं, जिस तरह से गरीब किसानों की जमीन कब्जा करते हैं, शत्रु संपत्ति की जमीन को अवाप्त करते हैं, निश्चित तौर पे ये तय है कि उनके ऊपर अल्लाह और भगवान दोनों की लाठी पड़ी है, जो आज दशरथ विलाप कर रहे हैं। ठीक है, कीर्तिनिधि जी आपने सुना अशोक जी को, जया प्रदा पहुंची है रामपुर में, और आपको ही मुझे लगता है कि बयान याद दिलाने की जरूरत होगी नहीं, जो भी बातचीत हुई थी बीते दौर में रंगों को लेकर। जयाप्रदा कह रही है कि रामपुर में आजम खान बेकार में रो रहे हैं, उन्होंने हमेशा मर्यादा लागी है, लोगों की बदतमीजी की है, बेइज्जती की है, और अब भगवान की लाठी पड़ गई तो रोना शुरू कर दिए। देखिए उदेश जी, सबसे पहले तो अशोक पांडे जी को एक बात समझना चाहिए, ईश्वर और अल्लाह में कोई अंतर नहीं, ईश्वर अल्लाह सब एक। और जिस तरीके से आजम खान को आज बुरा भला कर रहे हैं जयप्रदा जी भूल गई, जयप्रदा जी इसलिए जयप्रदा जी भूल गई कि जयप्रदा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम भी आजम साहब ने। और आजम खान ने क्या कहा था याद है ना पांडे जी आपको? चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए। बयान याद है कि नहीं पांडे जी की? याद दिलाना पड़ेगा। शिकंजे में ही जाना चाहिए, जिस तरह की भाषा रामपुर के लोग नहीं याद आए, मैं बता रहा हूं जी, रामपुर के लोग उनको नहीं याद आए, वो अपने दिल की भड़ास निकालने आई है रामपुर। रामपुर का दर्द बांटने तो कभी गई नहीं है जयप्रदा जी। रामपुर के लोग भी जानते हैं कि केवल जयप्रदा जी मनोरंजन के लिए आती है, उनको पर्दे पे अच्छी लगती है और पर्दे पे अच्छी लगेगी। और जिस तरीके की बयानबाजी जयप्रदा जी कर रही हैं, वो जयप्रदा जी को भी समझ में आ रहा है कि केवल रामपुर की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, रामपुर के लोगों का नहीं, उत्तर प्रदेश में देश के लोगों का दर्द आजम साहब बयां कर रहे हैं। और केवल आजम साहब का उत्पीड़न नहीं हो रहा, तमाम ऐसे नौजवान उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हैं जो केवल इसलिए जेलों में बंद है को माइनॉरिटी के लोग। अगर उनका दर्द बयां कर रहे हैं आजम साहब, तो गलत क्या कर रहे हैं? क्या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं लोगों को लोकतंत्र के अंदर?
और लोकतंत्र के अंदर ये सरकार क्या सबका दमन करेगी, सबकी आवाज को दबाने का काम करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, जो अपने खुद पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लगातार जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां दुहाई देते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल के अंदर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, बिहार में इनकी सरकार के साथ नीतीश कुमार जी का गठबंधन टूट गया, कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, और दूसरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र नहीं खतरा में? अगर वो सवाल पांडे, जब एक आतंकवादी का मुकदमा आपकी सरकार ने वापस लिया था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? अवधेश जी, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस लिया तो लोकतंत्र खतरे में था कि नहीं था? नहीं, आतंकवादी से इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको जवाब दीजिए ना। वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी दी है, उसका मुकदमा आपने वापस लिया था, तब लोकतंत्र सुरक्षित था क्या? तमाम कैबिनेट के मंत्रियों का मुकदमा वापस हुआ, और जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कोर्ट से फाइल लेके भाग रहे हैं उनका भी मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। अशोक पांडे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इनके रिजिम में अपराध का राजनीतिकरण होता है, गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप होता है, इनके राज में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता है। अरे अशोक पांडे जी, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ से देश के माननीय प्रधानमंत्री संपत्ति जब्त होती है, जो लेता है, जो मुख्यमंत्री जी बराबर जाते रहते हैं, वहाँ स्थानीय निकाय में विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल चली होता है, तो बोलते हैं बिल्कुल पांडे जी, अशोक पांडे जी, कीर्ति निधि ने एकदम सही मुद्दा उठाया है कि विधान परिषद में क्या हो सब पता है, लेकिन वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं। राजनीति में सबकी अपनी अपनी लोकतंत्र की परिभाषा है, लेकिन रामपुर की जनता के मन में क्या है? आप वहां पहुंचे हैं तो लोगों के मन को भांप रहे होंगे, उनको कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि सियासतदान को जहां फायदा, उनका लोकतंत्र उसी स्वरूप का बन जाता है। आज़ादी जिसको बोलने की हो, लोकतंत्र चाहिए, लेकिन भीड़ तंत्र नहीं चाहिए। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र जो कर रहे हैं, हर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप तो बड़े ही साहित्यिक व्यक्ति हैं और बहुत ही समाजवादी हैं, आप लोहियावादी भी हैं, बताइए ना क्या है ये सब? देखिए, लोकतंत्र वस्तुतः वह ख्वाब है जिसको लेकर भगत सिंह फांसी के तख्त पर झूल जाते हैं। ख्वाब क्या था कि शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी समाज बनाएंगे, और आज की सत्तारूढ़ दल, क्योंकि सत्तारूढ़ दल से ही तो जवाब हम मांगेंगे। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश के एक महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री होता है, तो सवाल उससे करना चाहिए। अब आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली देखिए, कभी बिच्छू, कभी ठोक देंगे। यह भाषा क्या उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो उस कुर्सी पर बैठा हो जिस पे कभी गोविंद वल्लभ पंत और कभी आचार्य संपूर्णानंद बैठे हों? जहां यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसी भाषा शैली होगी जहां किसी का दिल न दुखे, और वो तो पूरे के पूरे एक जमात का ही दिल तोड़ देते हैं। अरे भाषा शैली की बात कर रहे हैं तो विधानसभा का वो बिल्कुल सत्र याद है ना? आएंगे आपके पास। रामपुर में आजम खान इस वक्त बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। कोई मुकदमा रबड़ कायम नहीं कराई। गर्ल्स कॉलेज का दरवाजा आज भी गवाह है गोलियों को निशानों से, जो सब गोलियां चली थी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। बचाने वाला तो वो था, लेकिन बहुत फायरिंग हुई थी, बहुत देर तक फायरिंग हुई, मार नहीं सके। और इसलिए नहीं मार सके थे कि कुदरत को आने वाले कल के बारे में कुछ फैसले लेना थे। हमारे और आपके बीच के उस अटूट रिश्ते को अमर बनाना था, जो आज भी हमारे और आपके बीच आए। ये बुलंद इमारत, जिसकी बुलंदी को देखा नहीं लोगों ने, ये खाना है खुदा जिसको तकब्बुर का अगर जमीन और आसमान के बीच किसी को हक है, तो मालिक हकीकी के अलावा किसी को तकब्बुर का हक ही नहीं है। लेकिन ये तकब्बुर की इमारत उस खाना खुदा की मीनार से ऊंची है,
क्योंकि उस वक्त के हाकिम का तकब्बुर नाउजुबिल्लाह अल्लाह के तकब्बुर से ऊंचा था। और उस वक्त मैंने इसी मैदान में आपसे वादा किया था, एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई इस तकब्बुर से ऊंची होगी, और वो मीनार बनाई। इसी मैदान में बारहा तुमसे कहा था कि तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे पर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे, और इसलिए कहा था कि न मेरे पास कल कोठी थी, न कल बंगला था, न आज है, न कल कोई शान शौकत थी, न आज है। एक सफेद कुर्ता, एक सफेद पाजामा और एक काली बंडी और टोपी के सिवा मेरे पास वो नहीं था जिससे मैं किसी को मरूब कर सकता, किसी को दबा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए धड़कता हुआ दिल था। तुम्हारी बदनसीबी की लिखी हुई तारीख मेरी आंखों में पड़ी थी। जब तुम्हारी असमतों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी, जब दम तोड़ देती थी असमतें यहां, और वो खास बात शाहबाद की लट्ठी कोठी जहां आजादी के बाद न जाने कितने कंकाल मिले, एक ऐसा था किसी को हक कहने की इजाजत नहीं थी। और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का नवाब अपनी महफिल में अगर किसी को गधे का बच्चा कहता था, गोया उसे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री दे दी जाती। यह था तुम्हारा नवाब, यह थी तुम्हारी तकदीर। 1857 में मेरठ से जाने निकले, अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए निकले, मुरादाबाद तक आए और रामपुर की फौज ने उनका कत्लेआम किया। ये मुजरिम इमारतें आए, इन्होंने जुल्म किया है मुल्क के साथ। एक नहीं, न जाने कितने वाकयात इनके जुल्म के हैं जो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। 1947 में नहीं, 1857 में हिंदुस्तान आजाद हो गया होता अगर गद्दारों की इमारत न हो। 1857 की चिंगारी को बुझाने वाला यह खानदान 1947 में सफेद टोपी लगाकर कांग्रेस में हो गया। वो जो कल हाकिम था वो फिर हाकिम हो गया। लेकिन फर्क तो देखो रामपुर वालों, जिस नवाब के सामने तुम 7 बार झुककर सलाम करते थे, जब वो गोरी चमड़ी वाले के सामने जाता था तो 70 बार झुककर सलाम किया। और तुम्हें बताया है मैंने, मेरी गलती है नौजवानों, मैं बहुत दिन तक इन लोगों को तुमसे रूबरू नहीं करा सका। मैं नहीं चाहता था कि वो गलीज गर्द जिसे हमने अपने दामन से उड़ा दिया है, एक बार फिर वो लौट कर वापस आए। नवाब की कुर्सी 1857 के गदर को नाकाम करने, आजादी की पहली चिंगारी को नाकाम करने के एवज नवाब की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर करना। वो नवाब जिसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, उसे 2 लक़ब मिले, फर्जंद दिलपजीर और फर्जंद इंग्लिशिया। बाप का नाम नहीं, अंग्रेज के नाम से जाना गया। लेकिन रामपुर के साथ हुआ क्या? रामपुर के साथ ये हुआ कि जिस सड़क पर नवाब की गाड़ी चलती थी, उस सड़क पर तुम नहीं चल सकते। जो दरवाजे बनाए गए थे, उन दरवाजों से तुम नहीं निकल सकते। एक गेट था यहां पर जिसका नाम था शाहबाद दरवाजा, एक और दरवाजा था जिसका नाम था नवाब दरवाजा। वो इतने पतले बनाए गए थे
कि सिर्फ नवाब की गाड़ी निकल सकती है, क्योंकि नवाब की गाड़ी के अलावा किसी के पास गाड़ी होना तो दूर की बात, मजबूत पैर भी नहीं थे। तो दरवाजे गिराना, आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की निशानियां इसलिए नहीं गिराई गई जो दरवाजों से न। आप आज शाम चले जाना, जब बच्चों का स्कूल छूटता है चले जाना, कितना बड़ा है इनका गेट, कितना बड़ा बना है, लेकिन घंटों सवारियां वहां से नहीं निकल सकती। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो दरवाजा नहीं बदला गया होता, बताओ तुम किस रास्ते से निकलते? आपसे अगर बाबे न बना होता, तुम किस रास्ते से निकलते? बाबे निजात न बना होता, बाबे हयात न बना होता, जिंदगी का कौन सा रास्ता तुम्हें मैसर होता? इन गुनाहों की इतनी सजा दोगे हमको? आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से जो सड़कें मंसूब हैं, वहां की जमीनों की कीमत कैनॉट प्लेस की जमीनों से ज्यादा नहीं। जहां यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 5,000 रुपया बीघा जमीन देने वाला कोई नहीं था। आज 50 लाख रुपया बीघा जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं। किस बात की सजा दी है? किस गुनाह की सजा दी है तुमने हमें? दुनिया का कौन सा ऐसा इल्जाम है जो हम पर तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? कौन सा जुर्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? मैं और मेरे रफका बर्बाद कर दिए गए, तुम तमाशा देखते। तुम्हारी आंखों में रहम का, दर्द का एक आंसू तक नहीं आया। मैं शर्मिंदा हूं, तुमको ना। फातिमा जमी का शौहर आज भी जेल में बंद है। मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद हैं, बिजनौर की जेल में बंद हैं, इसलिए कि उनके नाम चंद्रशेखर भाई आपके नाम से नहीं मिलते, अखिलेश साहब उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है हमारी। जमाना याद करेगा और जमाने को याद रखना चाहिए कि हम उस अजदाद की नस्ल हैं जिसके सामने बादशाह होते हुए अंग्रेजों ने चांदी की थाल में लाल बिछाना उड़ाकर उसके 2 जवान बेटे को सर्वनाश कर दिया। हम वो नहीं है जिन्होंने गद्दारी की है। हम जस्टिस बे की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई एम ए जज नॉट अ प्रीचर। मैं जज हूं, कसाई नहीं। और ये कहकर जस्टिस बेग ने अदालत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं लगी। फांसी हम वो हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा लिबास क्या है, नकाब किस चेहरे पर है, लाउड स्पीकर कहां लगा है, आवाज कितनी है, और उलमा को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो, जुमे तो निदा की नमाज घर में पढ़ो, ईद की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया,
अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। ईद के मौके पर जामे मस्जिद की एक सफ नहीं भरी, ईदगाह में पक्का चबूतरा नहीं बना। आखिर इतना जुल्म क्यों? इस जाति की कोई वजह? मुल्क के चलाने वालों हमारा कोई जुर्म? इसलिए कि ये वतन हमारा था। आज इसे अपना कहने का हक नहीं रहा हमारे पास। इसे मादरे वतन कहने का हक नहीं रहा आज हमारे पास। हमारी किराएदारी पर खत्म कर दी गई, मालिकाना हक खत्म हो गया। बापू, आपने रोका था हमें, मौलाना साहब आपने रोका था हमें, सरदार पटेल जी आपने रोका था हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा। मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए और बचे हुए लोगों के टुकड़े अब किए जाने की साजिश। हम तो अपनी मर्जी से हो गए थे, आप नहीं जा सकते थे, हम जा सकते थे। हमारे अजदाद अपने वतन के लिए रुके थे, हिंदुस्तान के लिए रुके थे, इसकी शान के लिए रुके थे। यहां की जमीन में अपना खून और पसीना बहाकर यहां के लिए उपजाऊ खेती करने के लिए रुके थे, मजदूरियां करने के लिए रुके थे, टायर का पंचर जोड़ने के लिए रुके थे, आपकी मोटरसाइकिल संभालने के लिए, आपकी कुर्सियों की बुनियादें खोदने के लिए रुके थे, आपकी कुर्सियां बनाने के लिए रुके थे, आपके घरों पर पोछा लगाने के लिए रुके थे, आपके घर खाना बनाने के लिए रुके थे, आपके झाड़ू पोछा करने के लिए रुके थे। आपने हमसे मजदूरी का हक पूछी, आपने हमसे हमारी खुददार जिंदगी का हक छीन लिया, आपने हमारी आंखों के आंसू खुश कर दिए, कमजोर लोगों की दिलों की धड़कनों को खामोश कर दिया। एक खौफजदा, ये एक ऐसा मैदान जिसमें अखिलेश यादव जी और इनके मरहूम वाली जब तशरीफ लाते थे तो जोश और नारों से यहाँ की दीवारें और इमारतें कांपा करती थी। आज सहने बैठे हैं लोग। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा, ये बगावत करने वाले हो। अरे ये निहत्ते आप भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ। मोदियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं है, मायूस हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया। जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ हत्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक, और आज गौकशों की शादी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे वो दलील छाए, वो दलील छाए। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं?
क्यों है बहुत प्यारे। डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है, या गरीब को घर मिला हुआ है, दरोगा साथ जाते हैं, सीओ साहब तशरीफ ले जाते हैं, माशाल्लाह है भी आसमान छूने वाले। अल्लाह ने तो कामत भी ऐसी शानदार दिया है, अरे हसीन आदमी है। एसपी साहब भी हमारी बड़ी अच्छी बातें करती है माशाल्लाह, लेकिन एक कलेक्टर साहब है, उनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो गया? कलेक्टर की सीट खत्म हो गई रामपुर में, उधर खत्म हो गया। डीएम तो लगता है कोई है ही नहीं यहाँ, या तो मशीन बरामद कर रहा है, किस चीज की? झाड़ू देने वाली। रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी ने चुरा ली। पर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी कि ना हमारी है। 400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां। आप जो चाहो बरामद करो। एक मशीन क्या, वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो, भाई आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे, 3 बरस एक कोठी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा, 8/11 की कोठी में बंद थे। किसी को मिलने और आने की देने की इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद न कर सकता हो। और 5 मीटर के फासले से मेरी अहलिया जिसकी मसनूई कमर पड़ी हुई है, वो जेल में गिरकर टूटी हुई हंसली हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके, 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही है। हमने क्या नहीं साथ क्या दिया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी हक खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छिन गया। बस एक चीज बाकी है कि मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी बदलियत बाकी है। मैं चाहता हूं मेरे अरिश्तार यहाँ की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे, अगर ये जमीन में दफन होने के लिए इससे हमारा हक वापस न लिया जाए। मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके, अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके, डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव जो मां, सरकारी नौकरी में, इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही दिया तुमने हमें, यही लौटाया हमें। हम तो बहुत रोए थे तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे, हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीने लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर था। देखो कितना अच्छा लग रहा है,
ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहें, वाह बहादुर, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक, मुबारक तुम्हें, इन हत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवानत की बहादुरी, मुबारक तुम्हें मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लबदब हो गए, लबदब हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो ना भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए, वाह 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500 की फौज। अरे नहीं बाप, ये क्या कर रहे हो? ये दिल देश के लिए बचा कर, ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो पुलिस हाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी, क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट लेने का, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूर थोड़ी भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वफार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकार खत्म हो गया। क्या कर रहे हो एसपी साहब? तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा। अरे बाबा, फर्नीचर उठा रहा, कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक। और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ जाओ। कोई 20 रुपए की अलमारी को 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पानी से। ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उससे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। बच्चे पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ा रहे, सब धर्मों के, सब जातियों के बेटियां पढ़ा रहा, रह नहीं रहा हूं। पुलिस वालों, गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आप पढ़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो सीओ साहब
साहब थे ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिएगा ना, कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे या सिपाही रह गए। अल्लाह की लाठी भी आवाज है। 2 बलात्कार में बंद है, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे, यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डाल कर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगी सजाएं, देर लग सकती है, आहें रायदान हो जाएंगी। इसलिए जुल्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जिन गरीब घरों से तुम आते हो। तुम्हारे कांधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से ना कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। क्या इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए राय दी थी? जो गरीब पर जुल्म करें, सख्ती करें, उनके साथ अन्याय करें। क्या अफसर साहब इसीलिए आप बरेली से तशरीफ लाए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद रहे हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। उस गरीब की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत है। हम आपके हर चीज का रिकॉर्ड है। जितने दरवाजे तोड़े हैं आपने घरों के, हमारे पास सबके फुटेज हैं, सबकी वीडियोस हैं। दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर पति हुए खानों पर लाते मारकर उनके खानों को फेंककर बच्चों को भूखा रखते हो। यही है तुम्हारा फर्ज, यही है जिम्मेदारी। अरे डरो अपने मालिक से, डरो उस पैदा करने वाले से, और डरो उस काम करने वाले से जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि ये वर्दी तुम्हारी शान बनी है, ये सितारे तुम्हारी शान बने हैं। इसका अपमान ना को परिंदा, इतनी फौज, इतने बहादुर हैं आप, इतना डर गए इन गरीबों से। अखिलेश जी क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये देश? चंद्रशेखर भाई क्या हो रहा है? ये देश कहां जा रहा है? क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को, जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे, 9% वोट हुआ पोलिंग स्टेशन से। ये बैठी हैं, इन्हें मार लो, जितना चाहो मारना है मार लो, नौजवानों मार लो इन्हें, दवा कर मारो इन्हें, क्योंकि ये बुत करेंगे। मैंने दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह हर शहर में एक चोर पैदा करे, लोही चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, यूनिवर्सिटी बनाने वाला किताब चोर। अरे कोई शर्म हया तो करो। कहा ये मदरसे की किताबें हैं, उसमें रामायण लिखी, इस मदरसे में रामायण पढ़ाई जाती है भाई। मेरी कुर्सी के बराबर रखी हुई रामायण 2019 में जो किताबें लूट कर लाए थे, वही किताबें हम बच्चों की शादी कर। क्या कर रहे हैं? अरे सरकारें तो बुराई कर सकती हैं, नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को खड़ा करो, जाना हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? इस वर्दी की लाज, लाजर खुश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में
आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहली मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुझे खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुज़दिली की वजह से। अब इलाज रखना है, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं जो अपने लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज, ये कैसा लाउड, हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। कि किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है, एसपी साहब देखो कि देखो आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं, कि क्या हो रहा है। अरे ये आसान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं, कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतारवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया साथियों। जोरदार नारा गुजारिश अपने कौमी सदर समाजवादी पार्टी साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश आली जनाब अखिलेश यादव जी से तशरीफ लाए। इंकलाब 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 इंकलाब। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद गरीब अवाम गरीब अवाम। तो देखिए मंच पर अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। आजम खान को आपने सुना और अखिलेश संबोधित करेंगे। पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार जैसे आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब, विधायक नसीर अहमद खान साहब, अदीब आजम और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके प्रत्याशी आसिम रजा साहब, एसटी हसन सांसद और मंच पर बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे हैं। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप जो इस आजाद देश को हमारे पूर्वजों ने, पुराने हमारे बुजुर्गों ने
जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो न संविधान मानना चाहते हैं न कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में वापस हो जाए? बातों का इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला नहीं देख रहे हमारा। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सी खाली थी, उन सत्ता में बैठ गए आकर। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। सरकार हमारी आपकी चुन रही। हमारी आपकी सरकार होती तो शायद हमको आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मैं अभी भीड़ में अपने सिख भाई तेजिंदर बिल को देख रहा हूं। मैं आपको लखीमपुर की कहानी याद होगी। किसान अपने हक और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिल को लगी और उनकी जान बच गई। जाने गई उसमें हमने आपने देखा, इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मांग रहे थे उनकी जान ले ली उन्होंने। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ गए। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। और ये बात मैं यूं नहीं कहता हूं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं,
हम ऑफर देते हैं, हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते और हम लोग नहीं बनना चाहते। जहां तक सवाल चुनाव का है कि डरा क्यों नहीं आप, क्योंकि वोट आपका जाता है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग नहीं, केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे में लगे हैं। बताओ झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछते सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आखिरी में तो नहीं कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव पड़ेगा कि कोई दल नहीं है, दो ही दल है आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। कोई रामपुर में ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आने वाली पीढ़ी सुधर सकती थी। किसी ने किया तो आगे किया, एक यूनिवर्सिटी बना करके और पढ़ाई गई आपके लिए काम करनी। आज अगर वो सजा पा रहे हैं, परेशानी आई है तो केवल इसी वजह से कि यहाँ के लोगों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ रजा साहब का सम्मान बढ़ाएगा। खराब दिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे और डर हमेशा बना नहीं रहता। डर के बाद भी कोई जीत होती है, डर के बाद भी। इसलिए आप लोग मदद करें और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट दे करके आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूं, चंद्र आजाद का, कि जो अपने साथी सहयोगी के साथ मदद कर रहे हैं। मैं दूसरा महान दल उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही जो राजा ठाकुर कार्य शर्मा, रोशन लाल, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अखिलेश यादव अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। रामपुर में चुनावी सभा को अपना संबोधन समाप्त कर रहे हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने भी आक्रमण किया भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। यह बात कही कि झूठे मुकदमे अन्याय करने वालों से हमारी लड़ाई रहेगी। कहा कि ये वोट की ताकत से आए हैं, वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे और इसीलिए सिर्फ रामपुर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा है।
यूपी के उप मुख्यमंत्रियों पर कहा कि दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। वो विधायक साथ में लाएंगे तो हम उन्हें समर्थन देंगे। ये बात मंच से कही अखिलेश यादव ने अभी और इस तरीके से सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑफर पहले भी दिया है, फिर दे रहा हूं, मंच से कह रहा हूं 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। वो विधायक साथ में लाएंगे तो हम उन्हें समर्थन दे देंगे। अखिलेश यादव मंच से अभी उन्होंने बात कही है। दोनों उप मुख्यमंत्री उनकी चर्चा का, उनकी बात का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि अपने विभाग में एक ट्रांसफर तक नहीं करा सकते, इसलिए हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इतना मजबूर मत करो कि हमारी सरकार आई तो ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़े। इतना कठोर ना बनाओ, ये बात भी कही अखिलेश यादव ने। आजम खां पर झूठे केस दर्ज किए गए, ये बात उन्होंने कही। उनका ये कहना है कि झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। और लगे हाथों उन्होंने कहा कि इतना कठोर हमें न बनाएं कि अगर हम सरकार में आए तो हम वही कार्रवाई करें जो आप कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।